गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि एक पूरी सीरीज हमारी है ये बायोडाइवर्सिटी इन्वायरमेंट इकोलॉजी के करंट अफेयर को लेकर। ये इस सीरीज का 5वां वीडियो 5 ऑफ 2024। मैंने आपको सजेस्ट किया हुआ है कि एक सीक्वेंस से देखें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आज के टॉपिक की शुरुआत हम लोग करते हैं अंडरग्राउंड वाटर कंटामिनेशन को लेकर। बेसिकली हुआ क्या कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ट्रिब्यूनल है इन्वायरमेंटल संबंधी मामलों की केसेस की सुनवाई के लिए। ये आप अपने आप से पढ़िएगा, आगे वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। एनजीटी की कमेटी ने बताया कि सुकिंदा वैली, उड़ीसा में एक जगह है सुकिंदा वैली, यहाँ के जो आसपास का रीजन है, सुकिंदा वैली का आसपास का रीजन है, यहाँ पे क्रोमियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है यहाँ के वाटर के लेवल पर, अंडरग्राउंड लेवल पर या ग्राउंड वाटर में कंटामिनेशन ऑफ क्रोमियम ज़्यादा हो रहा है। अब आप समझिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इस न्यूज़ से आपको इम्पोर्टेंट समझ में आएंगी। अगर एनजीटी की न्यूज़ है तो ये अपने आप में ही इम्पोर्टेंट है, एवरग्रीन टॉपिक है, थोड़ा बहुत पढ़ते रहिएगा एनजीटी के बारे में, राइट। दूसरा, क्रोमियम कंटामिनेशन इम्पोर्टेंट हो गया हमारे लिए, और अगर क्रोमियम कंटामिनेशन इम्पोर्टेंट हो गया तो यहाँ ये सारी बातें इम्पोर्टेंट हो गई कि ऐसे कौन कौन सी और चीज़ें हैं जिनसे, ऐसे और कौन कौन से एलिमेंट है, जैसे आर्सेनिक हो गया, अगेन ये इम्पोर्टेंट हो गया, नाइट्रेट इम्पोर्टेंट हो गया, फ्लोराइड इम्पोर्टेंट हो गया। तो ये सारे कंटामिनेशन इम्पोर्टेंट हो गए, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हो गई जिनकी वजह से कंटामिनेशन होता है, राइट। तीसरा पॉइंट समझिए कि कहाँ पे किस वैली की बात हो रही है, सुकिंदा वैली। तो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुकिंदा वैली इंपॉर्टेंट हो गई। अगर इस पूरे टॉपिक को हमें समझना है तो हमें हर उस एलिमेंट को लेना है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अंडरग्राउंड वाटर कंटामिनेशन हो रहा है या ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन हो रहा है, राइट। तो हम क्रोमियम से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक ये भी इंपॉर्टेंट है, जब क्रोमियम चर्चा में आ गया तो क्रोमियम क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक बात है। देखिए व्हाट इज क्रोमियम। क्रोमियम इज अ शाइनी एंड अ हार्ड मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसी हाई मेल्टिंग पॉइंट होने के नाते ही हम क्रोमियम का यूज जो है वो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में भी करते हैं, ठीक बात है। इंडस्ट्रियल यूज इसका ज़्यादा है। आगे देखिए, इसका जो कलर है वो सिल्वर ग्रे है और ये शाइनी मटेरियल है, चमक है इसमें, चमक में और सिल्वर ग्रे, इसीलिए पेंटों में, पेंट्स में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी इसका यूज बहुत ज़्यादा है, ठीक बात है। जब भी आप किसी एलिमेंट की बात पढ़ रहे हो तो आप देखिए, चूंकि एलिमेंट नेचर में ऐसे अवेलेबल तो है नहीं अर्थ पे, ये किसी ना किसी और में है। और का मतलब अशुद्धियों से है। जैसे समझिए, ऐसा थोड़ी नहीं कि हमने गड्ढा खोदा उसमें सोने का हार निकला, ऐसा निकल सकता है। मतलब सोना किस फॉर्म में पाया जाता है, तो सोना ओर के फॉर्म में पाया जाता है, यानी गोल्ड विद लॉट्स ऑफ इम्प्योरिटीज को क्या बोल रहे हैं, ओर। तो अगर कोई एलिमेंट है क्रोमियम तो उसका ओर जरूर पढ़ लें, एल्युमिनियम तो उसके ओर पढ़ लें, और पूछे जाते हैं स्टेट पीसेस के एग्जाम्स में, राइट। तो क्रोमियम का ओर है क्रोमाइट, ठीक बात है। जहां तक बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24, बट ये यूपीपीसीएस या यूपीएससी इस तरह के एग्जामों में अब पूछना बंद हो चुका है। एटॉमिक नंबर कहीं भी नहीं पूछे जाते हैं, राइट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, देखिए हाईलाइट किया हुआ है, इसमें हाईलाइट चीजों पे बहुत ध्यान दीजिएगा। दुनिया का सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट क्या है, तो सबसे दुनिया का हार्डेस्ट एलिमेंट है कार्बन। जैसे डायमंड आपने सुना होगा हार्ड होता है। और दूसरे नंबर पे बोरॉन, एंड द थर्ड हार्डेस्ट इज क्रोमियम, ठीक बात है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुनिया का तीसरा सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट क्या है, तो आंसर है कार्बन, क्रोमियम। सबसे ज्यादा हार्डेस्ट कार्बन, दूसरे नंबर पे बोरॉन, तीसरे नंबर पे क्रोमियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्रोमियम के दो फॉर्म हैं जो अवेलेबल है, एक तो ट्राईवेलेंट क्रोमियम जिसको हम बोल रहे हैं क्रोमियम 3, और दूसरा हेक्सावेलेंट क्रोमियम यानी क्रोमियम 6, ठीक बात है। क्रोमियम 3 और क्रोमियम 6। तो जो क्रोमियम 3 है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल इस लिहाज से है क्योंकि वो ग्लूकोज, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। ह्यूमंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और अदर वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो देखिए ट्राईवेलेंट क्रोमियम इज कंसीडर्ड इसेंशियल फॉर अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन, क्योंकि ये हमारी मेटाबॉलिज्म में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। इसी तरह से जो क्रोमियम 6 है या हेक्सावेलेंट क्रोमियम है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हमारे लिए टॉक्सिक है। देखिए क्रोमियम 6 इज अ हाईली टॉक्सिक
फॉर्म ऑफ क्रोमियम दैट निगेटिवली अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। मैं आपको बताऊं कि क्रोमियम एक कार्सिनोजन है। कार्सिनोजन ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं जिनसे कैंसर फैलता है। आजकल जो हॉस्पिटल्स वगैरह में आप जाइए तो देखिए कैंसर्स के जो पेशेंट के नंबर से वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं। एक आम बीमारी की तरह आता चला जा रहा है, एक खतरनाक बीमारी की तरह आता चला जा रहा है। इसका बहुत बड़ा रीजन जो है वो पॉल्यूशन कंटामिनेशन से ही निकल कर आता है। ठीक बात है। ये कंटामिनेशन धीरे धीरे करके पूरे अंडरग्राउंड वाटर को, हमारी फूड चेन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। तो हमने देख लिया क्रोमियम कितनी तरह से, 3 और 6। क्रोमियम 3 ट्राईवेलेंट और क्रोमियम 6 हेक्सावेलेंट। ठीक है, एनजीटी नहीं बताया, एनजीटी की कमेटी ने बताया कि क्रोमियम पहुंच कैसे रहा है ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन में। तो अब यहाँ क्रोमियम की बात नहीं करते, हम किसी भी एलिमेंट की बात करते हैं। आर्सेनिक कैसे पहुंच रहा है, आयरन कैसे पहुंच रहा है, ठीक बात है, रेडॉन कैसे आ रही है, आयरन कैसे आ रहा है, या फ्लोराइड कैसे आ रहा है, ये सब की बात हम एक साथ कर रहे हैं। तो देखिए किसी भी कंटामिनेशन का या पॉल्यूटेंट का दो ही तरह के सोर्स हो सकते हैं। पहला नेचुरल, अंडरग्राउंड वाटर या ग्राउंड वाटर नेचुरली भी कंटामिनेट होता है। और दूसरा सोर्स है एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटी जो ह्यूमन द्वारा क्रिएटेड, उनको हम क्या बोल रहे हैं, एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, नेचुरल समझिए, जैसे हमें पता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब फाइनली अर्थ में ही तो है, और अलग अलग वेदरिंग के प्रोसेस से, इरोजन के प्रोसेस से या केमिकल प्रोसेस से ये धीरे धीरे घुल रहे हैं या आ रहे हैं। तो अगर इनकी मात्रा अधिक हो जा रही है ग्राउंड वाटर में तो यही पॉल्यूटेंट का काम कर रहे हैं। तो हर चीज तो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, राइट। ठीक है, तो दो सोर्सेज हो गए, कौन कौन से, नेचुरल सोर्सेज हो गए और एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज हो गए, राइट। तो देखिए क्रोमियम इंटर्स इन द एनवायरनमेंट थ्रू नेचुरल प्रोसेस एंड द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। तो हमारे द्वारा की गई, मानव द्वारा की गई एक्टिविटीज, जैसे क्या, माइनिंग, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, क्वेरिंग, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, तो ये सब क्या कहला रही है, एंथ्रोपोजेनिक। तो यही दो चीजें हैं जिनसे सारा पॉल्यूटेंट्स कहाँ पहुंच रहा है, ग्राउंड वाटर में पहुंच रहा है, और अंडरग्राउंड वाटर कंटामिनेशन हो रहा है। और फाइनली कहीं ना कहीं ये इकोसिस्टम के डिस्ट्रक्शन का भी कारण बन रहा है, पूरा पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। एनजीटी ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया, कुछ पर्टिकुलर एरियो को पहचाना कि जहां जहां ये कंटामिनेशन बढ़ रहा है। जैसे इन्होंने बताया तमिलनाडु में एक जगह है रानीपेट, यहाँ पे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में कानपुर, कानपुर में चूंकि बहुत सारा इंडस्ट्रियल एरिया है तो इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है इनका डिस्पोजल के लिए हमारे पास कोई इसेंशियल पॉलिसी या रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, इस पे काम करने की जरूरत है। और उड़ीसा में बताया सुकिंदा वैली, ठीक बात है। तो ये सब ऐसे एरिया हैं जहां पर क्या हो रहा है, क्रोमियम का कंसंट्रेशन सॉइल और वाटर में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और अगर सॉइल और वाटर में बढ़ रहा है तो आप ये स्पष्ट मानिए कि जो प्रोसेस ऑफ बायोमैग्निफिकेशन है, कि जिसके थ्रू कोई भी एलिमेंट हमारे शरीर में प्रवेश करता है, आपके लिए होमवर्क है, बायोमैग्निफिकेशन पढ़िएगा, तो कहीं ना कहीं ये क्रोमियम जो है वो मानव के शरीर में भी बढ़ रहा है, ह्यूमन बॉडी में बढ़ रहा है, और इनके बढ़ने से कई सारे हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट हो रहे हैं। ऐसे समझे, क्रोमियम एक कार्सिनोजन है जो लंग कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या लंग कैंसर इससे स्टिमुलेट हो सकता है, इससे बढ़ सकता है। और अगर कानपुर, उड़ीसा, इसके आसपास लंग कैंसर बढ़ रहा है तो हम समझ सकते हैं कि इसके लिए एक फैक्टर क्या हो सकता है, क्रोमियम, क्रोमियम का सॉइल और वाटर में होना। जो ये सुकिंदा वैली जगह है उड़ीसा में, भारत का 98% जो क्रोमियम का रिसोर्स है वो इसी वैली के आसपास पाया जाता है। ऐसे सोचें, पूरी दुनिया में जितना क्रोमियम प्रोड्यूस होता है उसका 2% कंट्रीब्यूट अकेले सुकिंदा वैली या उड़ीसा करता है, ठीक बात है। एक प्रीलिम्स के पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझे कि भारत में सबसे ज्यादा क्रोमियम कौन प्रोड्यूस करता है, तो आंसर इज उड़ीसा, राइट। चलिए आगे देखिए, और यहाँ पे आप देखिए कि हो क्या रहा है कि जो ओपन कास्ट क्रोमाइट माइनिंग हो रही है और इससे जो भी डिस्चार्ज निकल रहा है वो बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे कहाँ ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, रिवर में। ऐसे ही कुछ दिनों पहले मैंने एक न्यूज पढ़ी थी कि जो हमारे यहाँ न्यूक्लियर वेस्ट है वो बिना किसी डिस्पोजल के सुवर्ण रेखा रिवर में ट्रांसफर कर दिया जा रहा था।
तो इस पे सोचने की जरूरत है। अगर हम यूं ही वेस्टेज को रिवर में ट्रांसफर करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब ये सब हमारे लिए एक आपदा बनकर हमारे सामने खड़े होंगे, राइट। केवल पेड़ लगाने से कुछ नहीं होगा, हमें हर एस्पेक्ट में काम करना होगा इस पूरे इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए, राइट। आगे देखिए, मैंने बताया ज्योग्राफी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो गया सुकिंदा वैली। तो कहां पे है? आंसर इज उड़ीसा में। उड़ीसा में भी कहां पे? जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में। थोड़ा और देखें तो महागिरी रेंज और दैत्री रेंज के बीच में। तो वैली है ना, वैली दो पहाड़ों के बीच में ही होगी। तो कौन कौन सी दो रेंज है? महागिरी रेंज और दैत्री रेंज। अब यहाँ पे आप एक अच्छा काम ही कर सकते हैं कि आप एटलस लीजिए और इन दोनों को क्या कर लीजिए? मार्क कर लीजिए, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज ए लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड। जो सुकिंदा वैली है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड। ठीक बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वास्ट रिजर्व है क्रोमियम के। ठीक बात है। और यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा ओपन कास्ट क्रोमाइट और माइनिंग होती है। बस दुख इतना है कि ये सब कुछ बहुत अच्छा है, बट इसका जो वेस्ट निकल रहा है उसको रिवर में क्यों भेज रहे हो? जब इतना सब कर पा रहे हो तो थोड़ी वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी भी कर लीजिए, उस पर भी काम कर लीजिए, राइट। चलिए आगे देखें। हमारी आदत है ना, आग लगने के बाद ही बुझाएंगे, हम ऐसा कुछ नहीं बनाने की कोशिश करेंगे कि जिससे आग लगे ही ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, WHO ने सबने एक मानक डिसाइड कर रखे, कौन सा एलिमेंट कितना होगा तो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है। कोई भी एलिमेंट जब ज्यादा बढ़ जाएगा तो हमारे लिए नुकसानदायक है। ऐसे समझे, क्या नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर में आर्सेनिक नहीं है? आर्सेनिक हमारे लिए अगर एक लेवल से कम है तो कोई नुकसान नहीं है उसका। ऐसे समझे, नाइट्रेट की बात करते हैं तो अगर 50 मिलीग्राम पर लीटर है तो ये हमारे लिए नुकसानदायक नहीं, WHO की लिमिट है। अब अगर ये 100 मिलीग्राम हो जाएगा तो नाइट्रेट हमारे लिए क्या होगा? हेल्थ इश्यूज क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा, राइट। तो इंडियन हेल्थ ग्रुप मानता है कि जो क्रोमाइट पॉल्यूशन है इससे एक डिजीज हो रही है, या इससे कार्सिनोजन है, ये कार्सिनोजन है और इससे क्या हो रहा है? कैंसर, लंग कैंसर फैल रहा है और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं। इसी तरह से इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है और उनसे कौन कौन सी डिजीज हो रही है, और ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, राइट। ये पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। 98.6% क्रोमियम रिजर्व इन इंडिया आर फाउंड इन सुकिंदा रीजन ऑफ उड़ीसा। ये कहां पे पूछा जा सकता है? प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्रोमियम पॉल्यूशन का इफेक्ट अकेला क्वेश्चन आपसे यूपीएससी में नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जिनसे अंडरग्राउंड वाटर कंटामिनेशन हो रहा है और इनसे क्या क्या इफेक्ट होगा। तो देखिए, हेक्सावेलेंट क्रोमियम 6 इंपॉर्टेंट है या इंक्रीज करता है लंग कैंसर के कॉज को, ठीक बात है। जहां क्रोमियम 3 हमारे लिए, ट्राईवेलेंट क्रोमियम हमारे लिए इतना नुकसानदायक नहीं है, इवन ये बॉडी के लिए इसेंशियल है, इसीलिए कहा जाता है। अब हम क्या करें? आपने कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा ना कि आरओ का पानी अच्छा नहीं है, ठीक बात है। आपने एक बहुत अच्छी मशीन लगा ली जो प्योर करती है, तो वो क्या करेगी? जहां क्रोमियम 6 को भी इंप्रूव करेगी, हटाएगी, वहां क्रोमियम 3 को भी हटाएगी। और जितने भी मिनरल्स हैं वो सब हमें बैलेंस डाइट से ही मिलते हैं। और आज के इस जमाने में हमारा सब कुछ तो बैलेंस हो रहा है, लेकिन डाइट क्या हो रही है? इन्फ्लुएंस हो रही है। आपको मैंने बताया ना, 3 चीजों से हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, हरी, वरी और करी। ये तीनों ही डाइट बिगाड़ रही है और हमारी हेल्थ को बिगाड़ रही है। तो याद रखें, हरी, वरी, करी, ठीक बात है। हरी जल्दीबाजी, वरी चिंता, हर आदमी स्ट्रेस में घूम रहा है, और करी जब खा रहा है तो गले तक खा रहा है, मसालेदार खा रहा है। तो ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब पूरी बॉडी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इनकी इम्यूनिटी को वीक कर रहे हैं, राइट। एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर इनका इफेक्ट क्या है? तो देखो, हर चीज का इफेक्ट है। अगर ये ह्यूमंस को नुकसान कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारे एनिमल्स अफेक्टेड हो रहे होंगे। एग्रीकल्चर में ये सॉइल की क्वालिटी को लो कर रहे हैं, ठीक बात है। जो फसल पैदा हो रही है, जो प्रोड्यूस पैदा हो रहे हैं, इनकी क्वालिटी को लो कर रहे हैं, तो क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस लो हो रहा है, ठीक बात है। इसके अलावा एक्वाकल्चर में देखें, सॉरी एक्वेटिक लाइफ में देखें तो फिश पे डायरेक्ट इंपैक्ट देखने को मिलता है। जितने इनवर्टिब्रेट हैं इन पे डायरेक्ट इंपैक्ट देखने को मिलता है। इनकी किडनीज डिस्टर्ब हो रही हैं, जिससे इनका फर्टिलिटी डिस्टर्ब होगा, इनके नंबर डिस्टर्ब होंगे। तो हमारी एक गलती, हमारा वेस्ट डिस्पोजेबल बिना ट्रीटमेंट के, ये बहुत दूर तक लेकर जाएगा कहानी को, राइट। आप यहाँ पे ये भी देखिएगा कि कौन कौन से एफर्ट गवर्नमेंट ने किए हैं ताकि इन सारे पॉल्यूटेंट्स को रोका जा सके,
ठीक बात है। या ऐसे कौन कौन से साइंटिफिक मेथड, इसको तो मैं कवर करूंगा कि कौन कौन से साइंटिफिक मेथड है जिससे इस तरह के अंडरग्राउंड वाटर कंटामिनेशन या ग्राउंड टेबल को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। इन्वायरमेंट बायोडाइवर्सिटी, जब आदमी पे फर्क पड़ रहा है, ह्यूमन पे पड़ रहा है, एनिमल्स पे पड़ रहा है, सॉइल पे पड़ रहा है, इकोलॉजी पे पड़ रहा है, फिश पे पड़ रहा है, तो यही सब तो क्या है, बायोडाइवर्सिटी, तो सब पे पड़ेगा, ठीक बात है। तो क्रोमियम 6 हमारे लिए बहुत लीथल है, बहुत खतरनाक है, इससे हमें क्या करना होगा, बचाना होगा, कानपुर वालों को ज्यादा बचना होगा। आगे पढ़ते हैं, यूज ऑफ क्रोमियम। जब भी कोई एलिमेंट या कोई मेटल चर्चा में आता है तो उसके यूजेस जरूर पढ़ें, राइट। यूजेस का मतलब क्या हुआ कि इसको कहाँ कहाँ यूज होता है। ऐसे क्वेश्चन 2013 यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आए हुए हैं, जैसे लेड का यूज पूछा था, शीशे का यूज पूछा था, तो इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो क्रोमियम क्या यूज है, देखिए मैंने कहा ये साइनी है, चमकदार है, हार्ड है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, तो मैंने इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में यूज होता है, जैसे वेल्डिंग इंडस्ट्री में यूज हुआ, केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, रिफाइनरी में यूज होता है, पेंट चमकदार सरफेस बनाने में यूज होता है, कॉस्मेटिक्स में यूज होता है। और आप सोचो ना यार कि आप लगा रहे हो, अलग अलग तरह के क्रीम लगा रहे हो, कॉस्मेटिक्स लगा रहे हो, अगर इसमें क्रोमियम है तो वो कहाँ पहुंचेगा फाइनली। इसलिए कहा जाता है ना कि बहुत अच्छे प्रोडक्ट और उसके कंटेंट देखकर ही यूज करना चाहिए हमें, ठीक बात है। आगे देखिए, क्रोमियम इज ऑल्सो यूज इन आयरन, स्टील, सीमेंट, ग्लास, सेरेमिक, लिथल, लेदर एंड पेंट एक्सेट्रा। ये पढ़िएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं कि इनमें से कहाँ कहाँ क्रोमियम यूज होता है, ठीक बात है। या जो भारत में क्रोमाइट और उससे जो निकलने वाला एलिमेंट है क्रोमियम, उसका यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक बात है। ये भी मैंने पॉइंट डिस्कस कर चुका हूँ। भारत में जो क्रोमाइट रिजर्व है वो 2% ऑफ द टोटल वर्ल्ड रिसोर्सेज हैं। हम दुनिया का जो टोटल क्रोमाइट रिजर्व उसका 2% होल्ड करते हैं। ये क्वेश्चन मेंस में डिस्कस होगा। देखिए क्या, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन, ठीक बात है। अभी मैंने डिस्कस किया कोई भी टाइप का कंटामिनेशन हो, चाहे ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, दो ही तरह के कारण हो सकते हैं, या तो नेचुरल और दूसरा कौन सा, एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरली देखिए कई जगह ऐसी हैं, जैसे समझिए हिमालय का जो फूट वाला हिस्सा है, जैसे समझ लीजिए कि जो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर रीजन है, नेपाल का आसपास का एरिया है, बिहार का हिस्सा है, गोरखपुर का हिस्सा है, इन सब में नाइट्रेट ज्यादा पाया जाता है। इधर के लोग होंगे, इन्होंने थोड़ा ध्यान दिया होगा, तो पीछे सरकार ने कुछ हैंडपंप्स को क्या किया, लाल कलर से रंग दिया और उसमें क्रॉस का निशान लगा दिया, कहा ये पानी पीने के लिए सेफ नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रेट का कंसंट्रेशन क्या था, बहुत ज्यादा था। और अगर नाइट्रेट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो इससे कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो अभी हम इस वीडियो में देख लेंगे कि कौन से एलिमेंट है और उनसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो हमें ये पता है कि ये सारे एलिमेंट्स नेचुरली भी हैं, बट इनका जब लेवल ज्यादा हो जाएगा तो ये हमारे लिए क्या करने लगेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करने पड़ेंगे। और जो नेचुरल प्रोसेस है, जैसे विंड इरोजन है, वाटर से है, केमिकल है, फिजिकल वेदरिंग है, इन सब से इन लेवल्स पर फर्क पड़ता है, राइट। एक एग्जांपल समझिए, जो सुंदरवन वाला हिस्सा है हमारा, वेस्ट बंगाल और असम, यहाँ पे आर्सेनिक और आयरन पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। आर्सेनिक अपने आप में ही कार्सिनोजन है, और आर्सेनिक की एक्सेस होने से ब्लैकफुट डिजीज होती है, और इस एरिया में बहुत कॉमन है। तो आपसे एक प्रीलिम्स के अकॉर्डिंगली भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा आर्सेनिक से अफेक्टेड स्टेट कौन सा है, तो आंसर क्या है, वेस्ट बंगाल एंड असम आर द वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट, राइट। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज में हम देख रहे हैं कि हम कैसे ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन कर रहे हैं। एग्रीकल्चर, जितने ज्यादा फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, जितनी ज्यादा लीचिंग कर रहे हैं, उतना ज्यादा वाटर टेबल क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। फाइनली सब कुछ बहकर तो कहां जा रहा है, इसी अंडरग्राउंड वाटर टेबल या ग्राउंड वाटर टेबल पे जा रहा है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, हमने इंडस्ट्री लगा ली, हमने टैक्स ले लिया, लेकिन हमने अभी ट्रीटमेंट पर फोकस नहीं किया वेस्ट के। तो ये जो अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज है, इनका जो अनट्रीटेड वेस्ट है, इसके लिए पॉलिसी की बहुत जरूरत है। ये फाइनली कहाँ, ग्राउंड वाटर सोर्सेज में ही बह रहा है। आप किसी भी जगह की नदी को चेक कर लीजिए, आप पाएंगे कि हैवी मेटल्स और टॉक्सिन्स ही हैं। कानपुर तो बहुत दूर की बात है, आप हरिद्वार में जाके चेक कर लीजिए, आपको टॉक्सिन्स मिलेंगे। गंगा रिवर की बात कर रहे हैं, और पेनिनसुलर रिवर की तो बात ही छोड़ दीजिए आप।
ठीक बात है। तो ये टॉक्सिन्स क्या है, ये हमारे सामने निकल कर आएंगे। यूरेनियम नेचुरली भी पाया जाता है, बट सुवर्ण रेखा में हम लोग क्या कर रहे थे, न्यूक्लियर वेस्ट डायरेक्टली रिलीज कर दे रहे थे, तो उसका असर तो मिलेगा। अगला एक बहुत बड़ा कारण है अर्बनाइजेशन। आप ऐसे समझे कि पूरे भारत में लगभग 6 लाख लीटर ग्रे वाटर रोज निकलता है। ये थोड़ा डेटा कंफ्यूजन हो सकता है, अभी आगे लिखा होगा मैं क्लियर कर दूंगा। ग्रे वाटर क्या, टॉयलेट वाले पानी को छोड़ दिया जाता है, हमारे नहाने में पानी, बर्तन धोने में पानी, डिटर्जेंट, अब नहा रहे हो, शैम्पू लगा रहे हो, कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे हो, बर्तन धोने के लिए अलग अलग टाइप के डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं आप, तो ये पानी जा कहाँ रहा है, ये ग्रे वाटर है, और यही सीपेज होकर हमारे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज में पहुंच रहा है। ठीक बात है। तो अर्बनाइजेशन भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन के लिए, राइट। समुद्रों के किनारे जो एक्सेसिव फ्रेश वाटर के लिए हम लोग इरिगेशन कर रहे हैं या फ्रेश वाटर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि जो सॉल्ट वाटर है वो भी कहाँ पे पहुंच जा रहा है, ग्राउंड वाटर में मिल जा रहा है। देखिए, इन कोस्टल एरियाज ओवर पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर कैन कॉज सॉल्ट वाटर फ्रॉम द ओशियन इन्फिल्ट्रेट इनटू द फ्रेश वाटर एक्विफर्स। तो समुद्रों के किनारे आसपास अगर ओवर पंपिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ग्राउंड में कौन सा पानी पहुंचेगा, समुद्रों का पानी पहुंचेगा, और ये बहुत बड़ा सोर्स है कोस्टल एरिया में कंटामिनेशन का, राइट। अब इसमें देखिए कौन कौन से ऐसे एजेंट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं कंटामिनेशन के लिए। तो हमने बताया सबसे ज्यादा क्या है, आर्सेनिक, और आर्सेनिक नेचुरली है, नेचुरली पाया जाता है। तो देखिए आर्सेनिक अकर्स नेचुरली, लेकिन जो एक्टिविटीज हैं, हमारी एक्टिविटीज है, ह्यूमन वेट एक्टिविटीज हैं, इनसे बढ़ रहा है। जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एक लेवल तक तो ये ठीक है, हम डाइजेस्ट कर लेंगे, बट एक लेवल के बाद ये क्या होगा, हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो जाएगा, ठीक है। और इनसे कौन से, देखिए आर्सेनिक से कौन सी डिजीज होती है, ब्लैक फुट डिजीज। ये दो डायग्राम देखिए थोड़ा ध्यान से, ये एक एक्यूट स्थिति है कि आर्सेनिक पॉइजनिंग स्टार्ट हुआ है, और ये क्रोनिक स्थिति है, और हमारे यहाँ मोर देन 15,000 नए केसेस डायग्नोस होते हैं ब्लैक फूड के। अब क्या करो, आर्सेनिक कम करो तो ये कम हो जाएंगे, ठीक है। हर आदमी के घर में आरओ लगाने की सुविधा नहीं है, अभी भी बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से पानी पीते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पाइपलाइन वाला जल लगाने की बात करी है, वो एक बहुत अच्छी योजना है, ठीक बात है। सबसे ज्यादा हमें ध्यान देने की जरूरत है कि जो सीपेज है, इंडस्ट्रियल वेस्टेज का रिवर्स में जाना है, इसको क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा। तो देखिए, क्रोनिक एक्सपोजर टू आर्सेनिक कैन कॉज ब्लैक फुट डिजीज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि ब्लैक फुट डिजीज किससे होती है, तो आर्सेनिक से होती है, आर्सेनिक की एक्सपोजर से होती है। अब यहाँ एक प्रश्न और बनता है कि ब्लैक फुट डिजीज है किस सिस्टम की, तो बहुत सारे लोग फूड देखकर आइडिया लगा लेंगे पैरों की, नहीं, ये एक वेस्कुलर डिजीज है। तो आप कोई डिजीज पढ़ रहे हो तो आप ये भी पढ़ लें कि इससे शरीर का कौन सा सिस्टम इफेक्ट होता है, ठीक बात है। आगे देखिए, फ्लोराइड, आपने बहुत लोगों के दांत देखे होंगे कि लाल हो चुके हैं, मसाला खाने वालों को नहीं, पान मसाला खा के लाल कर लिए, भूरे कर लिए, वो एक अलग है। अदरवाइज देखें तो आप देखेंगे दांतों में कुछ जमा हो रखा है, फ्लोराइड जैसा कुछ जमा हो रखा है, ठीक बात है। तो ये जो एक्सेसिव फ्लोराइड हो रखा है, इससे एक बीमारी होती है फ्लोरोसिस। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्लोराइड के एक्सपोजर से क्या होता है, फ्लोरोसिस होता है। इससे बहुत सारी न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स होंगे, डेंटल डिफॉर्मिटीज होंगी, स्कल डिफॉर्मिटीज होंगी, जो हड्डियां हैं उसमें डिस्टर्ब होगा, और बहुत पेनफुल और स्टिफ जॉइंट्स इससे क्रिएट होंगे, ठीक बात है। अब मेडिकल साइंस तो पढ़ नहीं रहे कि हम लोग बीमारियों को और ज्यादा पढ़े, पर हम नाम याद कर लें तो बहुत ज्यादा। नाइट्रेट में देखिए, एक्सेसिव नाइट्रेट के एक्सपोजर से होता है बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसकी एक इमेज यहाँ पे लगी, देखिए, हो सकता है आपको क्लियर नहीं दिखे, अगर इसको देखें तो डिस्कलरेशन हो रखा है, कहीं के ब्लू हो रखा है। तो नाइट्रेट पानी में ज्यादा है, और ऐसे पानी को हम अगर पी रहे हैं तो हम का मतलब अगर बच्चे भी ले रहे हैं तो इसमें कौन सा सिंड्रोम पाया जाएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम पाया जाएगा। अभी कंडीशन क्या होती है, देखिए, हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन का बेसिकली काम क्या है, ऑक्सीजन ले जाना, और नाइट्रेट क्या करता है, इस हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करता है, तो जिससे ऑक्सीजन ले जाने की जो कैपेबिलिटी होती है वो कम होने लगती है। और जब शरीर में ऑक्सीजन कम होने लगेगा तो कैसा कलर आने लगेगा, ब्लू, राइट। तो
ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी कमी से होता है, सॉरी किसके एक्सपोजर से होता है, नाइट्रेट के एक्सपोजर से होता है। एक और प्रीलिम्स के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन देखिए, 2013 में क्वेश्चन भी आया था यूरेनियम। तो मैं आपको बताऊं यूरेनियम नेचुरली भी पानी में है, हमारे अंडरग्राउंड वाटर में, एलुवियल एक्विफर्स में यूरेनियम है। जैसे देखिए तेलंगाना में ग्रेनाइट रॉक्स में पाया जाता है, बट अगर वेस्ट डिस्पोजल हो रहा है तो इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक बात है। और अगर एलिवेटेड यूरेनियम लेवल है तो ये किडनी टॉक्सिसिटी कॉज करेगा, हमारी किडनी सही फंक्शन करना बंद करेगी। तो आप देखिए जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, ठीक बात है, तो यहाँ पे हमने एलिवेटेड लेवल ऑफ यूरेनियम देखा है। एक क्वेश्चन पूछा गया, आप देखिएगा, मुझे लगता है 2013 में पूछा गया कि इनमें से कौन कौन से एलिमेंट अंडरग्राउंड टेबल में पाए जाते हैं नेचुरली, उसमें यूरेनियम भी था। तो बहुत लोग कंफ्यूज कर रहे हैं यूरेनियम कैसे पाया जाता है। जैसे देखिए रेडॉन गैस, अब कंटामिनेशन के फॉर्म में रेडॉन गैस भी निकल कर आ रही है। तो देखिए रेडॉन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द रेडियो एक्टिव ग्रेनाइट, ठीक बात है, एंड यूरेनियम। ये जो यूरेनियम है नेचुरली और ग्रेनाइट है, इनसे क्या निकल रही है, गैस रेडॉन, और ये भी वाटर में है। देखिए द प्रेजेंस ऑफ रेडॉन इन एयर एंड वाटर कैन डैमेज लंग एंड इंक्रीज द लंग कैंसर। तो हमें हर चीज पे सोचना होगा, हम ऐसी जगह आके खड़े हो जा रहे हैं जहां से लौटने का रास्ता नहीं है, ऐसे समझे। मैंने आज क्लास में भी डिस्कस किया था कि हमने बड़ी अच्छी मशीन लगा ली, इस मशीन का काम है जितनी भी इंप्योरिटीज है वो शुद्ध कर दे, इसको पानी साफ करे। अब यहां से जो भी इंप्योरिटीज थी वो साफ हो गई, आयरन खत्म हो गया, नाइट्रेट खत्म हो गया, आर्सेनिक खत्म हो गया, क्रोमियम खत्म हो गया, ठीक बात है, ये सब खत्म हो गया, लेकिन इन सब की जरूरत भी है हमें। अब अगर हम मशीन से शुद्ध करके पानी पी रहे हैं तो हमें मिनरल्स नहीं मिल रहा है, तो हम बोल रहे हैं कि हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं हो रहा है, हमें एसिडिक वाटर मिल रहा है, ठीक बात है। और अगर हम मशीन नहीं लगा रहे हैं तो हम क्रोमियम 6 पी रहे हैं, लंग कैंसर हो रहे हैं, ठीक बात। इतने जो नंबर बढ़ते जा रहे हैं मरीजों के, यही सब तो कारण है ना। इसके अलावा चाहे ग्राउंड वाटर टेबल की बात करें, चाहे अंडरग्राउंड वाटर, इसमें और बहुत सारी चीजें पाई जाती है। जैसे देखिए लेड, मरकरी, कैडमियम, कॉपर, क्रोमियम, निकल, और इनमें से बहुतों में कार्सिनोजन। अब हमें कहा ना कॉपर इसेंशियल है, लेकिन कॉपर का एक सर्टेन लेवल इसेंशियल है। जैसे देखें अगर वाटर कंटामिनेशन है कैडमियम के साथ तो एक डिजीज हो सकती है इताई इताई। आपने मिनामाटा घटना के बारे में जरूर सुना होगा। अगर एक्सेसिव मरकरी है तो कौन सा न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम हो सकता है, मिनामाटा, ठीक बात है। अब आप समझिए इन सब से बचा कैसे जाए। क्या आप में से किसी के घर में ग्रे वाटर का रीयूज होता है या रिसाइकलिंग होती है? तो आंसर निकलकर 90% मामलों में आएगा नहीं। क्यों नहीं करते हम लोग? क्योंकि हमें इससे कोई एडवांटेज नहीं दिख रहा है, पानी की अभी हमें इतनी कमी नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे कुछ सब्सिडीज दे या कुछ कंपल्शन करे, कुछ ऐसे लॉ बनाए कि हर आदमी को अपने घर में ऐसा कुछ ट्रीटमेंट प्लान लगाना है जिससे ग्रे वाटर क्या हो सके, रिसाइकिल हो पाए, उसका रीयूज कर पाए हम लोग अपने नहाने धोने में, तो जो वाटर टेबल है उसको भी हम मेंटेन कर पाएंगे और कंटामिनेशन को भी क्या कर पाएंगे, कंपैरेटिवली कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि वो पानी बहकर वापस ग्राउंड वाटर्स में नहीं पहुंचेगा। जैसे सोलर पैनल्स की बात करिए, लोग लगवाना शुरू कर रहे हैं ना, क्योंकि सरकार ने सब्सिडी देना शुरू करी, लोगों को जागरूकता फैली। तो वैसे ही सरकार को रेन हार्वेस्टिंग को प्रमोट करना होगा और ग्रे वाटर को भी क्या करना होगा, यूज करना होगा, और इसके लिए कुछ सब्सिडी भी देनी होगी, या हम कहें कि ब्लू क्रेडिट। एक और टर्म नया और इंपॉर्टेंट हो जाता है इस क्लास के लिए, ब्लू क्रेडिट। ब्लू क्रेडिट क्या है? ऑफरिंग फाइनेंशियल इनिशिएटिव लाइक ब्लू क्रेडिट फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड ग्रे वाटर रिसाइकलिंग, ठीक बात है। आप पानी बचाइए, इसके लिए आपको क्रेडिट मिलेगा, इसके लिए कुछ एडवांटेज मिलेगा, कुछ सब्सिडी मिलेगी, कोई डायरेक्टली मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा, इसी को क्या बोलते हैं, ब्लू क्रेडिट। आपने पीछे कार्बन क्रेडिट पढ़ा होगा, ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ेगा कार्बन क्रेडिट क्या है और ब्लू क्रेडिट क्या है, राइट। तो हमने बताया अगर आप पानी बचाने जैसे कुछ काम कर रहे हैं, जैसे आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग लाया, तो इंडिया में तो अभी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, आप चाहे हार्वेस्टिंग कराएं चाहे ना कराएं, चाहे सारा पानी सीवर में फेंक दें, इसमें कोई नियम नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, हमें ब्लू क्रेडिट प्रमोट करना होगा। हमें जैसे आप मकान बना रहे हैं उसका मैप अप्रूव कराना है, तो उसी समय करना होगा कि आप एक हार्वेस्टिंग के लिए भी एक टैंक बनवाएं, आप ग्रे वाटर रिसाइकलिंग करें। हम आधा कर सकते हैं,
नगर निगम या जो भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो क्या करे कि वो अपने टैक्स को रिड्यूस करे, तो इससे प्रमोशन होगा ना इन सब चीज़ों का। तो यहाँ पॉलिसी रिलेटेड बहुत सारे फैक्टर हैं। हमारी पॉलिसीज में बहुत सारे काम हो रहे हैं, बट बहुत सारे अभी कमियां भी हैं। अगर गवर्नमेंट इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दे तो हम काफ़ी कुछ अपने इसी लेवल पर कंट्रोल कर सकते हैं। अभी ये समस्याएं शुरू हुई हैं, अभी बस हॉस्पिटल भरे हैं, हॉस्पिटल के आगे लाइनें नहीं लगी हैं, लेकिन अगर हमने इसको जल्दी ही नहीं कंट्रोल किया तो ये सारी बीमारी आपदा के तौर पे हमारे सामने आएंगी। ब्लू क्रेडिट समझ गए। अब एक शब्द बार बार आ रहा है, ग्रे वाटर, तो मैंने आपको बता दिया, आम भाषा में समझ लीजिए यूरिन या टॉयलेट में जो वाटर यूज हो रहा है उसको छोड़ दे तो घर का जो बचा पानी, बर्तन धोने वाला पानी, नहाने वाला पानी, आरओ का बचा हुआ पानी, ये सब क्या है, ग्रे वाटर है। कपड़े धोने वाला जो बचा पानी, ये सब ग्रे वाटर है। इनको रिसाइकिल करके हम यूज कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा कंटामिनेटेड नहीं है, ऑल्दो इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया या बहुत सारे एलिमेंट होंगे, बहुत सारे हैवी मेटल्स होंगे, बट इसको हम क्या कर सकते हैं, इजिली रिसाइकिल कर सकते हैं। इसके लिए पॉलिसी की जरूरत है। तो ग्रे वाटर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम भी लाई। आपने सुना होगा सुजल अभियान के बारे में, तो एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लान बनाए जा रहे हैं, तो इनकी स्कीम्स को भी पढ़ना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रे वाटर क्या है, ग्रे वाटर रिसाइकलिंग के गवर्नमेंट के क्या एफर्ट्स हैं, या इस तरह की कौन कौन से प्रोग्राम है। आपको पता होगा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बाद हम एसडीजी लेकर आए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लेकर आए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 क्या कहता है कि यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। पूरी दुनिया में हर आदमी को सेफ, अब सबको क्रोमियम पिला दोगे, सबको यूरेनियम पिला दोगे, सबको आयरन पिला दोगे तो कैसे काम चलेगा। तो हम जहां 21 का वॉयलेशन कर रहे हैं वहां गोल नंबर 6 से बहुत दूर चले जा रहे हैं, ऑल्दो गवर्नमेंट काम कर रही है। ऐसे समझिए, मैंने कहा था ऊपर कंफ्यूजन हो गया था, जहां 6 लाख लीटर बोला था, लगभग 31 बिलियन लीटर ग्रे वाटर हर साल इंडिया जनरेट कर रहा है, सॉरी एवरीडे जनरेट हो रहा है। कितना, 31। ये बहुत है। अगर इसका 10% भी हम रिसाइकिल कर ले रहे हैं तो हम बहुत सारी चीजें, हम ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन को कम कर पाएंगे, अंडरग्राउंड वाटर टेबल को मेंटेन कर पाएंगे। ठीक बात है। ऐसे गवर्नमेंट का एक अभियान है सुजलम 2.0, जहां 6 लाख गांवों में कुछ सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की सुविधा को उपलब्ध कराया गया है। ठीक बात है। कुछ रिलेटेड स्कीम्स है जो आपको अपने आप से कवर करनी है, जैसे देखिए अटल भूजल योजना, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़िएगा इन स्कीम्स के। अब ये सारी स्कीम जो अभी मैं डिस्कस करूंगा इसको मैं पढ़ाऊंगा, इसको आप अपने आप कवर करेंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। अब ये जितनी स्कीम्स हैं ये गवर्नमेंट के एफर्ट से इन प्रॉब्लम को रोकने के लिए। ठीक बात है। अब इसको क्रिटिकली भी समझाया जा सकता है, या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि आप ये बताइए कि कहां तक गवर्नमेंट सफल हो रही है, या ये स्कीम्स को क्रिटिकली एनालाइज करिए। ठीक है। तो अटल भूजल योजना पढ़ेंगे, जल शक्ति अभियान पढ़ेंगे, इसमें 2-3 नाम और लिखे हुए हैं, ये मैंने कवर किया, इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये आज का असाइनमेंट है, इतने टॉपिक को आप कवर करें, इनके बारे में आप नॉट मोर देन 50 वर्ड्स लिखें, बस 50 वर्ड्स इंपॉर्टेंट बातें लिख लें। अब एक शब्द और आ जा रहा है, डार्क जोन, इसको और समझ लेते हैं, आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। अगर कोई एरिया है जहां वाटर एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा हो रहा है और ये जो एरिया है वाटर रिचार्ज यहां कम हो रहा है, तो ऐसे जोन को हम क्या बोल रहे हैं, डार्क जोन। देखिए डार्क जोन इज एन एरिया वेयर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एक्सीड्स द रेट ऑफ रिचार्जिंग, यानी ग्राउंड वाटर ज्यादा तेजी से खत्म हो रहा है लेकिन जो रिचार्ज हो रहा है वो बहुत, उसका रेट कम है, तो ऐसे जोन को हम क्या बोलते हैं, डार्क जोन बोलते हैं। एक टर्म इसमें और आया है, एक्विफर। देखिए ऐसा कोई अंडरग्राउंड रॉक जहां पे वाटर है, ऐसे सोर्स को हम एक्विफर का नाम दे रहे हैं, राइट। इसमें स्कीम्स आपको पढ़नी है। फाइनली इस वीडियो के बाद आप इतनी चीजें समझ जाएं, क्रोमियम कंटामिनेशन तो डिटेल में हमने कवर किया, इसके अलावा और कौन कौन से एलिमेंट है जिनसे कंटामिनेशन हो रहा है, इस कंटामिनेशन का इंपैक्ट क्या हो रहा है, इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या एफर्ट कर रही है, राइट। कुछ ऑर्गेनाइजेशन आप अलग अलग एग्जाम्स में देखेंगे, इनको अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। बच्चों थोड़ा सा अगर हमें फीडबैक मिलेगा तो मेरे लिए बहुत बेहतर होगा कि मैं आपके लिए क्या और इम्प्रूव कर सकता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।